हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक वर्मा, प्रवक्ता भूगोल। कोई भी एग्ज़ाम बिना सिलेबस देखे क्वालिफाई नहीं हो सकता है। आज हम भूगोल पीजीटी के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे कहाँ पर कौन सा टॉपिक आपको मिलेगा। बहुत सारे परीक्षार्थी यह भी करते हैं कि जैसे उन्हें पता है कि मेरा भूगोल विषय है तो सभी भूगोल की किताबें उठाकर वो पढ़ने लगते हैं। ऐसा नहीं है। जो सिलेबस में टॉपिक है आप वही पढ़ें। बहुत कुछ पढ़ेंगे तो आपको बहुत लगेगा, सिलेबस आप पूरा नहीं कर पाएंगे। सिलेबस के इतर पढ़ेंगे, उस चीज़ का, उन टॉपिक्स का कोई मतलब नहीं होता है। आपके जो भी भूगोल के पार्ट्स हैं, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल या भौगोलिक चिंतन, पूरा नहीं पढ़ना है। जो चीज़ सिलेबस में दी गई है वही पढ़िए। एकदम स्मार्ट स्टडी करिए, पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए, फालतू चीज़ें मत पढ़िए। सबसे पहली बात है ये, जो सिलेबस में है सिर्फ वही पढ़िए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब मैं कोई किताबें बता देता हूँ तो कई लोगों को लगता है कि बहुत किताबें बता दी। अरे वो किताबें हैं, लेकिन उन किताबों से सिलेक्टेड टॉपिक ही आपके सिलेबस में हैं। तो आज एक एक टॉपिक समझेंगे क्या हमारे सिलेबस में है पीजीटी भूगोल के, और ये टॉपिक किस बुक में मिलेंगे ये भी डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारा पीजीटी भूगोल का सिलेबस है। सबसे पहला फर्स्ट यूनिट है भूगोल की परिभाषा विषय क्षेत्र। इसमें क्या है? भूगोल विषय संबंधी विभिन्न विद्वानों की अवधारणा। अब यहाँ पे हमबोल्टर आयोग ने गलत छापा था, हमबोल्ट दिया है। हमबोल्ट हैं, रिटर हैं, रैटजल हैं, हैटनर हैं, डेविस, वाइडल डी लाप्लांस, कार्ल सॉर, पीटर हैगेट, विलियम बुंगी और हार्वे और स्मिथ। इनके बारे में आपको पढ़ना है। सभी भूगोल वेत्ताओं के बारे में नहीं पढ़ना है। इन भूगोल वेत्ताओं की बुक्स, उनका जन्म स्थान, उनके बारे में, उनकी जो चीज़ें जो उन्होंने कार्य किए वो लिख लीजिए, शॉर्ट में बना लीजिए 2-3 पन्ने में, बस। पूरे भूगोल वेत्ता नहीं पढ़ने हैं। समझ गए? इतना करना है। पीटर हैगेट, विलियम बुंगी और डेविड हार्वे और स्मिथ, ये लोग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनसे प्रश्न जरूर आएगा एग्जाम में। तो ये तो विद्वान हैं, सब विद्वान नहीं, जो सिलेबस में दिया है वही पढ़ना है। फिर संकल्पनाएं, नियतिवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद, पर्यावरण, कारकवाद, ये अवधारणाएं पढ़नी है, संकल्पनाएं पढ़नी है, बहुत सारी नहीं पढ़नी है। प्रत्यक्षवाद वगैरह नहीं है इसमें सिलेबस में। नियतिवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद। 2021 में नवनिश्चयवाद से प्रश्न आया था कि रुको और जाओ किसने दिया? ग्रिफिथ टेलर ने। तो ये इतना पढ़ना है। थॉट का इतना ही है। भौगोलिक चिंतन का सिर्फ फर्स्ट यूनिट है और बहुत कम सेलेक्टेड मैटर ही है। ये अपने दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है। अब दूसरी यूनिट भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में यहाँ पर जियोमॉर्फोलॉजी रखा गया है, भू आकृति विज्ञान। इसमें क्या है? पहला स्थलमंडल। स्थलमंडल में क्या पढ़ना है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, क्रस्ट, मेंटल कोर और स्वयं के अनुसार वाला भी पढ़ लीजिए। किसकी कितनी मोटाई है, जो असंबद्धता है बीच बीच में, मोहरोबिक असंबद्धता, लेहमन असंबद्धता, वो जरूर याद कर लीजिए, समझ लीजिए बहुत अच्छे से। भूमंडल का निर्माण, पृथ्वी कैसे बनी, इसके बनने की प्रक्रिया, जो सिद्धांत हैं वो आप सब इसमें देख लें। खनिज, चट्टानें, जो चट्टानें हमारी आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें, इनके बारे में पूरा डिटेल में, विशेषताएं सबकी चच्चर पचपच, और कौन सी अवसादी है, कौन सी रूपांतरित है, कौन सी आग्नेय है, ये प्रश्न आपको आएगा। ऑप्शन में छांटना पड़ेगा कि इनमें से कौन अवसादी नहीं है, या इनमें से कौन सी रूपांतरित चट्टान है, या कौन रूपांतरित चट्टानों से निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान अवसादी चट्टान का रूपांतरित रूप है, ऐसा भी पूछेंगे। ये हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं है। ज्वालामुखी, भूकंप। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, वो सिंपल चीज़ कुछ नहीं पूछेगा। सिर्फ ज्वालामुखी से प्रश्न क्या आएगा कि इसके उद्गार से कौन कौन सी गैसें, कौन कौन से पदार्थ, तत्व, खनिज निकलते हैं, वो लिख लीजिए। और ज्वालामुखी का विश्व वितरण, क्राकाटोआ कहाँ है, किलिमंजारो कहाँ है, फ्यूजियामा कहाँ है, मौना लोआ कहाँ है,
पूरे दुनिया के सभी ज्वालामुखी आपको पता होना चाहिए। अद्यतन सिद्धांत, भूकंप और ज्वालामुखी पे जो सिद्धांत है वो पढ़ लीजिए। फिर बहुत इंपॉर्टेंट वलन, फोल्ड्स, फिर फॉल्ट्स, भ्रंशन, उनसे उत्पन्न स्थलाकृतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जियोमॉर्फोलॉजी में भी सिलेक्टेड है। अपर्दन चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इरोजन साइकिल, डेविस का, पेंक का, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। और फिर भूमिगत जल, वायु, समुद्र, हिमनद कार्य संबंधी स्थलाकृतियाँ, नदी के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियाँ, भूमिगत जल द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियाँ, पवन द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियाँ, हिमनद द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियाँ, जरूर प्रश्न आएगा। इनसे तो 3-4 प्रश्न जरूर आएगा, इतना आप समझ लीजिए। तो बस इतना है जियोमॉर्फोलॉजी, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब आ जाएगा आपका क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान, वायुमंडल संरचना। इसमें भी सिलेक्टेड चीज़ें हैं। सूर्य ताप और ताप बजट, हीट बजट और सूर्य ताप। सूर्य ताप के बारे में कुछ चीज़ समझ लीजिए, क्या होता है, कितना कहाँ पड़ता है। और ताप बजट, इसका देख लीजिए किसने क्या सिद्धांत दिया था, किसने कितना माना है, बहुत इंपॉर्टेंट। तापमान का क्षैतिज और लंबवत वितरण, ये देख लीजिएगा, ये भी बहुत अच्छा है। क्षैतिज लंबवत वितरण, तापमान विलोमता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वायु दाब पेटियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट। वायु दाब पेटियाँ का खिसकना, उनका प्रभाव, आर्द्रता, वर्षण के प्रकार, बादलों के प्रकार, बहुत इंपॉर्टेंट। बादलों से प्रश्न पिछली बार आया था पीजीटी में, इस बार भी आएगा। बादलों के प्रकार लिख लीजिए, कौन सबसे ऊंचे, कौन मध्यम है, कौन निम्न है। किलोमीटर की ऊंचाई भी लिख लीजिएगा, सविंदर सिंह सर ने दी है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इससे भी प्रश्न 100% आएगा। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात किन अक्षांशों के मध्य आते, 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य, ये प्रश्न आया था पीजीटी 21 में हम लोग के समय में। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की विशेषताएं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की विशेषताएं, पूरी दुनिया में इनका वितरण, ये सब समझ लीजिए बस। मौसम का प्रभाव, कोपेन थार्मोमेट का विश्व का जलवायु वर्गीकरण, कोपेन और थार्मोमेट का विश्व का जलवायु वर्गीकरण, बस इतना। ये सब चीज़ें सिर्फ जलवायु विज्ञान इतनी ही पढ़नी हैं। इसके अलावा है तो बहुत कुछ, आपको इतना ही पढ़ना है। ये भी सविंदर सिंह सर की भौतिक भूगोल में सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। फिर देखिए जलमंडल, ओशिनोग्राफी, ये भी सविंदर सिंह सर की बुक में पूरा मिल जाएगा। महासागरीय जल का तापमान आपको पढ़ना है। लवणता पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर कितनी लवणता पाई जाती है, किस सागर में अधिकतम लवणता है, कहाँ पर कम, किस झील में ज़्यादा है, ये पूछा जाएगा। महासागरीय धाराओं पर बिना उसके आए प्रश्न पेपर होगा ही नहीं पीजीटी का। महासागरीय धारा एक एक याद कर लीजिए, उनका डायरेक्शन याद कर लीजिए, वो ठंडी है गर्म याद कर लीजिए, किस तट पे चलती है याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सब है सविंदर सिंह सर की बुक में। ज्वार भाटा भी है। महासागरीय निक्षेप से प्रश्न 100% आएगा, इस बात को अपने दिमाग में डाल लीजिए। प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्तियाँ, उत्पत्ति वितरण महत्व, ये आएगा। प्रवाल द्वीप इंपॉर्टेंट है। प्रवाल भित्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आएगा, तो इसको भी ध्यान कर लीजिए। बहुत कम दिया है ओशिनोग्राफी का यहाँ पर सिलेबस में, अच्छे से समझ लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, पढ़ लीजिए, खत्म कहानी। फिर आ गया ये जैव मंडल, जैव मंडल ये भी सविंदर सिंह सर की बुक में है। वनस्पति के प्रकार, विश्व वितरण, सदाबहार वनों का पर्यावरणीय महत्व, वनस्पति पारिस्थितिकी तंत्र, जैविक विविधता, पारिस्थितिकी महत्व, वनीकरण, निर्वनीकरण का समस्या, वन संरक्षण, ये भी सविंदर सिंह सर की भौतिक भूगोल में मिल जाएगा। इतना सविंदर सिंह सर की भौतिक भूगोल में है। अब आइए मानव भूगोल पे। अब देखिए मानव भूगोल पे आ जाइए। मानव भूगोल, मानव पर्यावरण संबंध, पुरापाषाण नवपाषाण युग, मानव पर्यावरण अंतर संबंध, पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव, कृषि क्रांति, औद्योगिक क्रांति, सूचना क्रांति, ये सब आपको माजिद हुसैन की मानव भूगोल में मिल जाएगा। हर एक चीज़ ये मानव भूगोल की माजिद हुसैन मानव भूगोल में मिल जाएगा। जनसंख्या वृद्धि के पर्यावरणीय प्रभाव, जननांकिकी मॉडल, जननांकिकी संक्रमण मॉडल नोटेस्टी ने दिया था, जिस पर थॉमसन ने इसको संशोधन किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से निकाल लीजिए नेट से, या उनकी किताब में भी है, माजिद सर की किताब में भी है, उसको लिख लीजिए, पक्का प्रश्न आएगा। किस अवस्था में कौन देश है आज, वो सब देख लीजिएगा। सिंपल है, बहुत कम है मानव भूगोल का पोर्शन, ये बहुत कम दिया गया। अगर आप किताब खरीदेंगे आपको लगेगा अरे यार कितना पढ़ेंगे, लेकिन नहीं भाई, बहुत कम दिया गया है। अब आइए आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल का पोर्शन ज़्यादा है, लेकिन ये बहुत अच्छा है, इससे प्रश्न आएंगे और खूब आएंगे और अच्छे से आएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ भी थोड़ा ध्यान देना है। आर्थिक भूगोल के लिए आप
अलका गौतम मैम की बुक ले लीजिए, आर्थिक भूगोल, उसी से सारा मिल जाएगा। देखते हैं आर्थिक भूगोल में क्या टॉपिक दिया गया है। संसाधन, उनका वर्गीकरण, एनसीईआरटी कक्षा 10 में भी यही पहला टॉपिक है भूगोल में। संसाधन, उनका वर्गीकरण, संसाधनों का विभिन्न दृष्टियों से वर्गीकरण, कई प्रकार से, कौन समाप्य हैं, कौन नवीकरणीय हैं, कौन जैविक नेचुरल है, कौन कृत्रिम है, मानव निर्मित है, बहुत सारा वर्गीकरण होता है। संसाधन संरक्षण के सिद्धांत, जिम्मरमैन के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। जल, मिट्टी, खनिज, ऊर्जा उपयोग, अन्य समस्याएं, संरक्षण, ये सब इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा, इसको पढ़ लीजिए। मानव संसाधन संरक्षण, कृषिगत, तो यहाँ पर मानव संसाधन संरक्षण, फिर कृषिगत भूमि का उपयोग, खाद्यान्न उत्पादन, उसका क्षेत्रीय स्वरूप, गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, चाय, कहवा, रबड़, विश्व के बृहत्तम कृषि प्रदेश। तो पहले आपको चाय, गेहूँ, चावल, गन्ना, चाय, कहवा किस कंडीशन में ये पैदा होते हैं, टेम्परेचर क्या चाहिए, कहाँ कहाँ होते हैं, कौन नंबर 1, कौन नंबर 2, ये सब याद कर लीजिए, सिंपल चीज़ें हैं बहुत अच्छे से। फिर बृहद कृषि प्रदेश, विश्व के बृहद कृषि प्रदेश, इनको भी आप निकाल लीजिएगा, अलका गौतम मैम की किताब में सब है। विश्व के औद्योगिक प्रतिरूप, उद्योगों के स्थानीयकरण के कारक, कारण, ये भी है अलका गौतम मैम की बुक में, बहुत सेलेक्टेड पढ़ना है। औद्योगिक अवस्थित के प्रमुख सिद्धांत, न्यूनतम लागत का सिद्धांत, बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी अच्छे से आप समझ लें। विश्व के औद्योगिक प्रदेश, ये भी बहुत बढ़िया है, अलका गौतम मैम की बुक में है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, प्रमुख व्यापारिक प्रखंड, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मार्ग। अब ट्रांसपोर्टेशन से क्या पढ़ना है, वायुमार्ग, पत्तन और बंदरगाह। जो बड़े बड़े बंदरगाह हैं, कौन कहाँ पर है, इनका समझ लीजिए किस देश में कौन बंदरगाह है, इसका भी मिलान आ सकता है। सब आपको मिल जाएगा अलका गौतम मैम की बुक में, सेलेक्टेड पढ़िए जो सिलेबस में दिया गया है। फिर प्रादेशिक भूगोल का हल्का सा डाल दिया गया है, उसको आप नेट से निकाल सकते हैं। प्रादेशिक भूगोल, विकसित, विकासशील एवं संक्रमण देशों की अवधारणा एवं प्रत्येक की विशेषताओं का विवेचन, निम्न प्रदेशों के प्राकृतिक स्वरूप, जनसंख्या, संसाधन, आधार, उनका विकास का अध्ययन, एंग्लो अमेरिकी, यूरोपीय समुदाय, रूस, चीन, जापान। तो एकरमैन का एक वर्गीकरण है, उसको देख लीजिएगा, यहाँ पे कुछ 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको नेट से आप निकाल सकते हैं, ज़्यादा कोई इसमें स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। अब आते हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी से अपना अच्छा खासा प्रश्न आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं इंडियन ज्योग्राफी से। अभी मैं समझा देता हूँ आपको क्या क्या मिलेगा, मैं बताता भी हूँ कौन सी बुक आपको। देखिए क्या है, भारत का प्राकृतिक स्वरूप, उच्चावच, जल प्रवाह, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप। आपको कक्षा 11 की भारत का भौतिक स्वरूप में ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, वहाँ से पढ़ सकते हैं। या आरसी तिवारी सर की बुक ले लीजिए, तो बड़े स्तर पर ये सब कुछ उसमें कवर हो जाएगा। एल नीनो लालिना प्रभाव, भारतीय मानसून पर एल नीनो लालिना का प्रभाव क्या है, ये भी आरसी तिवारी की सर की बुक में है। या परीक्षा वाणी प्रकाशन की भारत भूगोल ले लीजिए, उसमें भी सब कुछ है। सूखा पड़ना है, बाढ़ प्रवण क्षेत्र, कहाँ पर इंडिया में बाढ़ आती है, कौन कौन एरिया में, किस नदी द्वारा आती है, आप देख लीजिए। संसाधन आधार, खनिज, ऊर्जा संसाधन, लोहा, कोयला, भारत में कहाँ कहाँ पर मिलता है, कौन कौन सी खाने, इस पर जरूर प्रश्न आता है। खानों के मिलान का प्रश्न आता है। ऊर्जा संसाधन, कोयला वगैरह, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। सिंचाई, जल विद्युत परियोजना है, जल विद्युत बहुउद्देशीय परियोजना योजना, ये भी बहुत आता है। सब वाणी प्रकाशन में भी सब है, और आरसी तिवारी सर की बुक में भी सब है। आर्थिक स्वरूप, कृषि, खाद्यान्न उत्पादन, नकदी फसलें, कृषि की अद्यतन प्रवृत्तियाँ, औद्योगिक विकास, भारत की औद्योगिक नीति, ये सब आपको आरसी तिवारी सर की बुक में मिल जाएगा भारत भूगोल में। लोहा इस्पात, ठीक, उद्योगों में लोहा इस्पात उद्योग, ठीक है भाई, मिल जाएगा। पिछली बार राउरकेला और बोकारो, इन सबका उत्तर से दक्षिण सीरियल लगवाया गया था PGT 21 में, अच्छा प्रश्न था। तो इन पे आप पढ़ लीजिए किसने किसका सहयोग किया, कब इनका बना था। रूस ने भिलाई, रूस ने कई रूस ने सहयोग किया, जर्मनी ने सहयोग किया, बोकारो, दुर्गापुर, बहुत सारी चीज़ें थी, उनको आप समझ लीजिए। ऊर्जा उत्पादन, सीमेंट, एल्यूमिनियम, देखो सीमेंट उद्योग पढ़ना है, एल्यूमिनियम उद्योग पढ़ना है, उत्पादन पढ़ना है। वितरण, प्रतिरूप, उत्पादन प्रवृत्ति, अवस्थापना का विकास, समस्याएं, जनसंख्या वृद्धि, वितरण, प्रादेशिक स्वरूप, जनसंख्या वृद्धि, परक समस्याएं, आर्थिक विकास, ठीक, प्रादेशिक स्वरूप। इतनी चीज़ें पढ़नी है, फालतू की चीज़ें मत पढ़िए। सिलेबस का एक एक टॉपिक किताब में मैच करके आप पढ़ते जाइए। और बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर किसका कोर्स ले, भैया कोर्स हो किसी का मतलब, ठीक है, कोई भी
कोचिंग वाला यूट्यूबर अपना कोर्स बेचकर आपका एग्ज़ाम नहीं निकलवा पाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। उसको पूरा समझ नहीं, पता नहीं क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जो मैं बता रहा हूँ उसको समझिए यार। जो सेलेक्टेड लोग उनसे बात करिए। और सिलेबस सबसे बढ़िया, किसी से बात अगर नहीं कर पा रहे हैं तो सिलेबस उठाइए, बुक्स उठाइए और उसी के अनुसार तैयारी करिए, पढ़िए। किसी के चक्कर में मत पढ़िए, ठीक है। तो ये सिलेबस था, सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। एग्ज़ाम निकलेगा आपका 100% परीक्षा पास करेंगे, बस पर स्ट्रैटेजी अच्छी बनाइए। धन्यवाद।